सभ्यता है कालीबंगा सभ्यता। और दूसरी सभ्यता है राजस्थान की बेरठ सभ्यता। और तीसरी सभ्यता आहड़ सभ्यता। पहली सभ्यता कालीबंगा सभ्यता। कालीबंगा सभ्यता राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले का एक प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्थान है। यहाँ सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ महत्वपूर्ण अवशेष प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा एक छोटा सा नगर था। यहाँ एक दुर्ग भी मिला है। प्राचीन द्वित और सरस्वती नदी घाटी वर्तमान में गग्गर नदी का क्षेत्र में सिंधु सभ्यता से भी प्राचीन कालीबंगा सभ्यता पल्लवित और पुष्पित हुई है। सर्वप्रथम 1952 ईस्वी को अमल घोष ने कालीबंगा की खोज की थी। वीके थापर व बीबी लाल ने 1961 से 1969 में यहाँ उत्खनन का कार्य किया। यहाँ विश्व का सर्वप्रथम जोता हुआ खेत मिला और 2900 ईसा पूर्व तक यहाँ तक एक विकसित नगर था। कालीबंगा का इतिहास। कालीबंगा सिंधु भाषा का शब्द है। काली प्लस बंगा, काले रंग की चूड़ियां से बना। काली का अर्थ काले रंग से तथा बंगा का अर्थ चूड़ियों से है। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के दक्षिण पश्चिम में स्थित कालीबंगा स्थान पर उत्खनन 1961 के मध्य किए गए 26 फुट ऊंची पश्चिम थर्डी टीले से प्राप्त अवशेषों से विदित होता है कि लगभग 4500 ईसा पूर्व यहाँ सरस्वती नदी के किनारे हड़प्पा कालीन सभ्यता फल फूल रही थी। हड़प्पा कालीन सभ्यता हनुमानगढ़ जिले में कालीबंगा के निकट स्थित है। यह स्थान प्राचीन काल में सरस्वती, जो कालांतर में सूख कर विलुप्त हो चुकी है, के तट पर स्थित है। यह नदी अब गग्गर नदी के रूप में सतलज उत्तरी राजस्थान में समाहित होती है। सूरतगढ़ के निकट मनोहर भादरा क्षेत्र में सरस्वती दृश्यवती का संगम स्थल था। स्वयं सिंधु नदी अपनी विशालता के कारण वर्षा ऋतु में समुद्रों जैसा रूप धारण कर लेती थी, जिसका नामकरण स्पष्ट है। हमारे देश भारत में सिंधु सभ्यता का मूल उद्भव, विकास, प्रसार सप्त सिंधु प्रदेश में हुआ है। सरस्वती उपत्यका
का इसमें विशिष्ट योगदान है। सरस्वती उपत्यका घाटी सरस्वती एवं दशवती के मध्य स्थित ब्रह्मावर्त का पवित्र प्रदेश था, जो मनु के अनुसार देव निर्मित था। धन धान्य से परिपूर्ण इस क्षेत्र में वैदिक रचनाओं का अद्भुतान भी हुआ। सरस्वती वर्तमान में गंगा नदियों में उत्तम थी। गिरी से समुद्र में प्रवेश करती थी। ऋग्वेद सप्तमंडल 2:95 में कहा गया है, एकास्त सरस्वती नदी नाम शुच्याय गिर्भ आसुसुंदराय सतलज उत्तरी राजस्थान में सरस्वती में समाहित होती है। सी एफ ओल्डन ने ऐतिहासिक और भौगोलिक तथ्यों के आधार पर बताया है कि घग्गर पाकिस्तान के निकट नदी के घाट पर ऋग्वेद में बहने वाली सरस्वती दृश्यवती थी। तब सतलज एवं यमुना नदियां अपने वर्तमान पाटों में प्रवाहित न होकर घग्गर व हकरा के पाटों में बहती थी। महाभारत काल तक सरस्वती लुप्त हो चुकी थी। 13वीं सदी तक सतलज व्यास में मिली गई थी। पानी की मात्रा कम होने से सरस्वती रेतीले भाग में सूख गई। ओल्डन महोदय के अनुसार सतलज यमुना के बीच कई छोटी बड़ी नदियां निकलती हैं। इनमें चौतंग, मारकंडा, सरस्वती आदि थी। ये नदियां आज भी वर्षा ऋतु में प्रवाहित होती है। राजस्थान के निकट ये नदियां निकल कर एक बड़ी नदी घग्गर का रूप ले लेती है। आगे चलकर यह नदी पाकिस्तान में हकरा, वाहिद नारा नामों से जाना जाती है। ये नदियां आज सूखी हुई है, किंतु इनका मार्ग राजस्थान से लेकर कराची एवं पूर्व कच्छ की खाड़ी तक देखा जा सकता है। वाणकर महाशय के अनुसार सरस्वती नदी के तट पर 200 से अधिक नगर बसे थे, जो हड़प्पा कालीन हैं। इस कारण इसे सरस्वती सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता के स्थान पर सरस्वती नदी की सभ्यता कहना चाहिए। मूलतः घग्गर हकरा ही प्राचीन सरस्वती नदी थी, जो सतलज और यमुना के संयुक्त गुजरात तक बहती थी, जिसका पाट चौड़ा ब्रह्मपुत्र नदी से बढ़कर 8 किलोमीटर था। वाकणकर के अनुसार सरस्वती नदी
2,50,000 वर्ष पूर्व नागौर, लुणासर, ऊसिया, भीलवाड़ा होते हुए भूमि से मिलती थी। यहाँ से पूर्व में कच्छ का रण में नानोरण जल सरोवर होकर लोथल के निकट संभात की खाड़ी में गिरती थी, किंतु 40,000 ईसा पूर्व पहले भूचाल आ गया, जिसके कारण सरस्वती नदी मार्ग परिवर्तन कर घग्गर नदी के मार्ग से होते हुए हनुमानगढ़ और सूरतगढ़ के बहावलपुर क्षेत्र में सिंधु नदी के समानांतर बढ़ती हुई कच्छ के मैदान में समुद्र से मिलती जाती है। महाभारत काल में कौरव पांडव युद्ध इसी नदी के तट पर लड़ा गया। इस काल में सरस्वती के विलुप्त होने पर यमुना गंगा में मिलने लगी। कालीबंगा सभ्यता से प्राप्त पुरातात्विक सामग्रियां 1922 ईसा पूर्व में राखलदास बनर्जी व दयाराम साहनी के नेतृत्व में मोहनजोदड़ो, हड़प्पा एवं अब पाकिस्तान में लरकाना जिले में स्थित के उत्खनन द्वारा हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष मिलते हैं, जिनमें से 4500 ईसा पूर्व की प्राचीन सभ्यता का पता चलता है। बाद में इस सभ्यता के लगभग 100 केंद्र का पता चला, जिसमें राजस्थान का कालीबंगा क्षेत्र अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। मोहनजोदड़ो हड़प्पा के बाद हड़प्पा संस्कृति का कालीबंगा तीसरी बड़ा नगर सिद्ध हुआ है, जिसके एक टीले के उत्खनन द्वारा नामांकित अवशेष स्रोत के रूप में मिले हैं, जिनकी विशेषताएं भारतीय सभ्यता के विकास में उनका योगदान स्पष्ट करती है। तांबे के औजार व मूर्तियां कालीबंगा में उत्खनन से प्राप्त अवशेषों में तांबा धातु से निर्मित औजार, हथियार व मूर्तियां मिली हैं। यह प्रकट करती है कि मानव प्रशस्त युग में ताम्र युग में प्रवेश कर चुका था। इसमें मिली तांबे की काली चूड़ियों की वजह से ही इसे कालीबंगा कहा गया। अध्यात्म की पंजाबी में बंगा का अर्थ चूड़ी होता है, इसलिए कालीबंगा अर्थात काली चूड़ियां। कालीबंगा से प्राप्त मोहरे कालीबंगा से सिंधु घाटी हड़प्पा सभ्यता की मिट्टी पर बनी मोहरे मिली है, जिन्हें वर्ष एवं अन्य पशुओं के चित्र वर्तध्व लिपि में अंकित लेख हैं। जिन्हें अभी तक पढ़ा नहीं जा सकता। वह लिपि
दाएं से बाएं लिखी जाती थी। तांबे या मिट्टी की बनी मूर्तियां, पशु पक्षी व मानव कृतियां। कालीबंगा सभ्यता में तांबे व मिट्टी की बनी मूर्तियां, पशु पक्षी, मानव कृतियां मिली है जो मोहनजोदड़ो हड़प्पा के समान है। पशुओं में बैल, बंदर, पक्षियों की मूर्तियां मिली हैं जो पशुपालन एवं कृषि में बल का प्रयोग किया जाना प्रकट करता है। तौलने के बाट, पत्थर से बने तौलने के बाट का प्रयोग करना मानव सीख गया था। बर्तन, मिट्टी के विभिन्न प्रकार के छोटे बड़े बर्तन भी प्राप्त हुए हैं जिनमें चित्रांकन भी किया गया है। ये प्रकट करता है कि बर्तन बनाने हेतु चारू का प्रयोग होने लगा था। चित्रांकन से कलात्मक प्रवृत्ति व्यक्त करता है। आभूषण, अनेक प्रकार की स्त्रियां व पुरुष दोनों उपयुक्त होने वाले कांच, सीपी, शंख, घोंगा आदि से निर्मित आभूषण भी मिले हैं, जैसे कंगन व चूड़ियां आदि। नगर नियोजन, मोहनजोदड़ो व हड़प्पा की भांति कालीबंगा में भी सूर्य से तपी हुई ईंटों से बने मकान, दरवाजे, 5 से 5.5 मीटर चौड़ी समकोण पर काटती हुई सड़कें, कुएं, नालियां आदि पूर्व योजना के अनुसार निर्मित है, जो तत्कालीन मानव की नगर नियोजन, सफाई व्यवस्था, पेयजल व्यवस्था आदि पर प्रकाश डालते हैं। मोहनजोदड़ो के विपरीत कालीबंगा के घर कच्ची ईंटों के बने थे। कृषि कार्य संबंधी अवशेष, कपास की खेती के अवशेष मिले, साथ ही मिश्रित खेती, चना व सरसों के साक्ष्य भी मिले। कालीबंगा से प्राप्त हल से अंकित रेखाएं भी प्राप्त हुई है, जो यह सिद्ध करती है कि यहाँ का मानव कृषि का कार्य भी करता था। इसकी पुष्टि बैल व अन्य पालतू पशुओं की मूर्तियों से भी होती है। बैल एवं बाहर सिंह की अस्थियां भी प्राप्त हुई है। बैलगाड़ी के खिलौने भी मिले हैं। खिलौने, लकड़ी, धातु, मिट्टी आदि के खिलौने भी मोहनजोदड़ो व हड़प्पा की भांति से प्राप्त हुए हैं, जो बच्चों के मनोरंजन के लिए आकर्षण प्रकट करते हैं। धर्म संबंधी अवशेष, मोहनजोदड़ो व हड़प्पा की भांति कालीबंगा से मात्र देवी की मूर्ति नहीं मिली। इसके स्थान पर आयताकार, वर्तुलाकार, अंडाकार आकृति या बैल बारहसिंगा की हड्डियां यह प्रकट करती है कि यहाँ मानव यज्ञ व पशु बलि भी दिया करता था। दुर्ग किला, सिंधु घाटी सभ्यता के अन्य केंद्रों से विभिन्न कालीबंगा में एक विशाल दुर्ग के अवशेष भी मिले हैं, जो यहाँ के मानव द्वारा अपनाए गए सुरक्षात्मक उपायों का प्रमाण है।
उपयुक्त अवशेषों के स्रोतों के रूप में कालीबंगा व सिंधु घाटी सभ्यता में अपना विशिष्ट स्थान है। कुछ पुरातत्व तो सरस्वती तट पर बसे होने के कारण कालीबंगा सभ्यता पर सरस्वती घाटी सभ्यता कहना अधिक उपयुक्त समझते हैं, क्योंकि यहाँ का मानव प्रौद्योगिकी काल में हड़प्पा सभ्यता से भी कई दृष्टि से उन्नत है। खेती करने का ज्ञान होना दुर्लभ क्योंकि यहाँ का मानव प्रागैतिक काल में हड़प्पा सभ्यता से भी कई दृष्टि से उन्नत था। खेती करने का ज्ञान था, दुर्ग बनाने का, सुरक्षा करना, यज्ञ करना आदि ऐसी उन्नत दशा से सूचक है। वस्तुतः कालीबंगा का प्रागैतिक सभ्यता एवं संस्कृति के विकास में यथेष्ट योगदान रहा है। राजस्थान की दूसरी सभ्यता है बेरठ सभ्यता। राजस्थान की बेरठ सभ्यता जयपुर जिले के प्राचीन विराटनगर से संबंधित है। राजस्थान की प्रमुख प्राचीन सभ्यताओं एवं पुरातात्विक स्थल में बेरठ, जो कि विराटनगर की सभ्यता का विशेष महत्व है। आज इस लेख में राजस्थान की बेरठ सभ्यता की जानकारी दी जा रही है। राजस्थान की बेरठ सभ्यता का केंद्र बाणगंगा नदी का मुहाना माना गया है। बेरठ सभ्यता एक प्रकार की पूर्ण ग्रामीण सभ्यता थी। प्राचीन मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर, जो वर्तमान में यह स्थान बेराट नगर के नाम से जाना जाता है। प्राचीन विराटनगर बेराट राजस्थान के जयपुर जिले के शाहपुर उपखंड में स्थित है। विराटनगर में स्थित बीचक की पहाड़ियाँ, भीम जी की डोंगरी, महादेव जी की डोंगरी आदि स्थानों पर बेराट सभ्यता का उत्खनन कार्य किया गया। विराटनगर सभ्यता का उत्खनन कार्य प्रथम बार दयाराम साहनी द्वारा 1936-1937 ईस्वी में किया गया था। बेराट सभ्यता की विराटनगर नाम से भी जाना जाता है। इसके पश्चात विराटनगर सभ्यता का फिर से सर्वेक्षण किया जाकर उत्खनन का कार्य 1962-1963 पुरातत्व के विशेषज्ञ कैलाश दीक्षित एवं नीलरतन बनर्जी के द्वारा किया गया। विराटनगर की सभ्यता से खुदाई करने पर मौर्यकालीन सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए। यहाँ लोहे के उपकरण भी उत्खनन में मिले हैं। विराटनगर सभ्यता से ही विराट सम्राट अशोक का शिलालेख भाब्रू नामक पहाड़ी भाब्रू शिलालेख उत्खनन से प्राप्त हुआ है। अशोक द्वारा इस अभिलेख में संघ बौद्ध
धर्म के प्रति आस्था व भाव प्रकट किया गया है। बेराट से प्राप्त 2 स्तंभ लेख भी प्राप्त हुए हैं। सम्राट अशोक की ब्राह्मी लिपि भाब्रू भाब्रू के शिलालेख में अशोक ने अपने आप को मगध का राजा कहा है। यहाँ से प्राप्त स्तंभ लेखों में बुद्ध, धम्म व संघ नामक तीन शब्द ब्राह्मी लिपि में लिखे हुए मिले हैं। बेराट सभ्यता से मौर्यकालीन सभ्यता, बुद्धकालीन, मध्यकालीन सभ्यता के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। सम्राट अशोक के बाद के बौद्ध धर्म से संबंध की जानकारी इस सभ्यता के अवशेषों से प्राप्त होती है। वर्तमान में विराटनगर से प्राप्त सम्राट अशोक के स्तंभ लेख कोलकाता संग्रहालय में सुरक्षित रखे गए हैं। विराटनगर की सभ्यता से ही बौद्ध संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए हैं। भारत के सबसे प्राचीन सिक्के जिन्हें आहत व पंचमार्क सिक्के भी कहा जाता है, आदि भी विराटनगर सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। विराटनगर सभ्यता से ही 1999 में बीजक की पहाड़ी से बौद्ध मंदिर के अवशेष प्राप्त हुए हैं। इन अवशेषों को भारत में सर्वप्रथम मंदिर के प्राप्त अवशेषों के रूप में देखा गया है। तीर्थयात्री राजकुमार के नाम से प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वेनसांग संवत 638 ईसा पूर्व में हर्षवर्धन के शासनकाल में यहाँ भारत आया था। बेराट की सभ्यता कस्बे का विराटनगर नाम से महाभारत में भी कई बार उल्लेख है। बेराट सभ्यता से यह जानकारी भी प्राप्त होती है। महाभारत काल में पांडवों ने अपना अज्ञातवास विराटनगर में ही व्यतीत किया। प्राचीन समय में मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर ही थी। मत्स्य जनपद के राजा विराट की यहाँ पर पांडवों ने अपने अज्ञातवास के अंतिम दिनों में 1 वर्ष यहाँ व्यतीत किए। यहाँ स्थित बीजक की पहाड़ी, भीम जी की डूंगरी, गणेश जी की डूंगरी के उत्खनन में शंख लिपि के प्रमाण गुफाओं से प्राप्त हुए हैं। बेराट के उत्खनन के दौरान विभिन्न आकार के ईंटें भी प्राप्त हुई हैं। इन ईंटों का प्रयोग मठों, स्तूपों, मंदिरों बनाने के साथ चबूतरों में भी किया जाता है। यहाँ से प्राप्त अधिकांश ईंटों की लंबाई, चौड़ाई व मोटाई लगभग 78 इंटू 40 इंटू 8 सेंटीमीटर है। भीमसेन की डूंगरी में एक बड़ा गड्ढा जिसमें पानी भरा रहता है, इसे भीमताल कहते हैं। विराटनगर के मध्य में अकबर ने भी एक टंकसाल खोली है। इस टंकसाल में अकबर, जहांगीर, शाहजहां शासनकाल में तांबे के सिक्के ढाले जाने का कार्य किया जाता है। वर्तमान में बेराट राजस्थान की राजधानी जयपुर से 35 किलोमीटर दूर लगभग बसा हुआ है। बीजक की पहाड़ी से कैप्टन बर्ट के द्वारा भाब्रू शिलालेख की खोज की गई।
वर्तमान राजस्थान राजस्थान में प्राप्त बौद्ध सभ्यता व संस्कृति के अवशेष बेराट सभ्यता से संबंधित है। अंतिम सभ्यता आहड़ सभ्यता, जो कि हमारी तीसरी सभ्यता है। आहड़ सभ्यता उदयपुर का इतिहास। वर्तमान में उदयपुर जिले में स्थित आहड़ दक्षिण पश्चिम राजस्थान की कांस्य युगीन संस्कृति का मुख्य केंद्र था। ये संस्कृति बेड़च बनास की घाटियों में विकसित हुई थी। आहड़ की सभ्यता 5000 वर्ष पुरानी है। विभिन्न उत्खनन के स्तर से यह पता चलता है कि आरंभिक बसावट से लेकर 18वीं सदी तक यहाँ कई बार बस्तियां बसी और उजड़ी। ऐसा लगता है कि आहड़ के आसपास तांबे की उपलब्धता होने से सतत रूप से इस स्थान के निवासी इस धातु के उपकरण बनाते रहे। इन्हें एक ताम्रयुगीन कौशल केंद्र बनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। लगभग 500 मीटर लंबे धूलकोट का टीला आहड़ सभ्यता का प्रमुख केंद्र स्थान है। तांबे की कुल्हाड़ी, प्रशस्त के औजार, अर्धकीमती प्रशस्त की वस्तुएं आदि सामग्री आहड़ से प्राप्त हुई है। यहाँ की नगर योजना के अंतर्गत मकानों की योजना के आंगन या गली या खुला स्थान रखने की व्यवस्था, एक मकान में 4 से 6 बड़े चूल्हों का होना आहड़ सभ्यता में व्रत परिवार एवं सामूहिक भोजन बनाने की व्यवस्था पर प्रकाश डालते हैं। आहड़ से खुदाई से प्राप्त बर्तनों व अनेक खंडित टुकड़ों से हमें इस युग में मिट्टी के बर्तन बनाने की कला का अच्छा परिचय प्राप्त हुआ है। इस आहड़ संस्कृति की व्यापकता एवं विस्तार गिलुंड, बालाथल, भांगोर तथा अन्य आसपास के पुरातात्विक स्थानों से प्रमाणित। इसका संपर्क नवदाटोली, नागदा, अरन, कायथा तथा उत्तरी गुजरात में कच्छ तक, अर्थात इस सभ्यता का संपर्क 4000 वर्ष पुरानी सभ्यता से भी था। जो आहड़ से प्राप्त काले वे लाल मिट्टी के बर्तनों के आकार, उत्पादन कौशल की समानता से पता चलता है। कुछ समय पूर्व आहड़ के कुछ क्षेत्रों में खनन का कार्य किया गया। 4000 वर्ष पुरानी 4000 साल पुरानी मिट्टी के बने तले दबी इस राजस्थानी सभ्यता दीर्घकालीन उत्खनन से एक बार फिर दुनिया के सामने लाने के प्रयास किए जाने चाहिए। इस सभ्यता का समय काल 1900 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व तक माना जाता है। 1935 में भारतीय पुरातात्विक अक्षय कीर्ति व्यास के नेतृत्व में इस क्षेत्र की खुदाई का कार्य आरंभ किया गया। ताम्रवती नामक से विख्यात इस सभ्यता को स्थानीय भाषा में धुलकोर कहा जाता है। इसके
उत्खनन में हंसमुख, धीरजलाल, रतनचंद्र अग्रवाल अत्यंत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। आहड़ सभ्यता के स्थलों की खुदाई में एक अनाज पीसने की चक्की, छापे हुए 6 तांबे के सिक्के, साथ संयुक्त परिवार के 6 चूल्हे, विभिन्न धातुओं के बर्तन व आभूषण भी प्राप्त हुए हैं। राजस्थान के दक्षिण व पूर्व में आहड़ नदी के किनारे 300 ईसा पूर्व से 1500 ईस्वी तक एक नगरीय सभ्यता पनपी, जिन्हें आहड़ ताम्र पुरातात्विक संस्कृति कहा गया। इसे बनास संस्कृति भी कहा जाता है। यह सिंधु घाटी सभ्यता की समकालीन सभ्यता है। अरावली पर्वत श्रेणियों के बीच बसी इस मानवीय सभ्यता में लोगों के पास औजार व विभिन्न प्रकार की कलाकृतियां बनाने का कौशल विद्यमान था। प्राप्त पुरातात्विक अवशेषों के अनुसार लोग गेहूं व जौ की फसल उगाते थे व तांबा के अयस्कों की कुल्हाड़ी एवं अन्य हथियार बनाने में कुशल थे। आहड़ को प्राचीन काल में ताम्रवर्ती के नाम से भी जाना जाता था। वर्तमान में बेड़ज के क्षेत्र में आहड़ सभ्यता की बसावट थी। 10वीं सदी में आहड़ को अघाट दुर्ग भी कहा जाता था। वर्तमान में स्थानीय लोग इस धूलकोट के नाम से जानते हैं। उदयपुर की आहड़ बनास संस्कृति तकनीकी रूप से उन्नत मानी जाती थी। यहाँ मिले अवशेष से यह मालूम पड़ता है कि सभ्यता के लोग अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि ही था। तांबे के औजार और बर्तन बनाए जाते थे। यहाँ कई सार्वजनिक भवनों व इमारतों के अवशेष भी प्राप्त व मिले हैं, जिससे संस्कृति की समृद्धि का अनुमान लगाया जा सकता है। इतिहासकारों ने आहड़ के इतिहास को अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से 2 भागों में विभाजित किया है। पहले आहड़ की दौर की समावधि 2580 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक मानी जाती है, जिसमें यहाँ के लोग तांबे का प्रयोग किया जाता। दूसरा दौर इसकी अवधि 1000 ईसा पूर्व के बाद की मानी जाती है। इस अवधि में आहड़ के लोग धातु का प्रयोग किया जाता था। यहाँ से खुदाई में कई प्रकार की कलाकृतियां, काली पॉलिश किए हुए बर्तन और ब्राह्मी लिपि में अंकित 3 मोहरें भी प्राप्त हुई है। आहड़ के उत्खनन में भेड़, बकरी, बैल, सूअर, कुत्ते आदि जानवर के कंकाल व धान की खेती के अवशेष मिले हैं। इसके अलावा कई शिकार के हथियार भी प्राप्त हुए हैं, जैसे सपाट कुल्हाड़ी, अंगूठियां, चूड़ियां, तार, तांबे के बने ट्यूब आदि की कलाकृतियां भी मिली है। एक खड्डा भी
खुदाई के दौरान प्राप्त हुआ है, जिसमें तांबे की राख थी। संभवतः इससे तांबे को गलाने के लिए काम में लिया जाता था। टेराकोटा मनके, चूड़ियाँ, बालियाँ मिलना उस समय के समाज में नारियों के श्रृंगार करने के प्रमाण देते हैं। आहड़ में मिले बर्तनों में बड़ी विविधता देखी गई है। काले लाल रंग के पक्के बर्तन इस संस्कृति की विशेषता रहे हैं। यहाँ कम से कम 8 तरह के बर्तन मिले हैं, जिनमें काले व लाल रंग पर सफेद पॉलिश, भूरा बर्तन, चमड़े के बर्तन भी शामिल है। अब तक आहड़ संस्कृति के 90 से अधिक स्थलों की पहचान की जा चुकी है, जिनमें गिलुंड, आहड़, बालाथल प्रमुख है। साल 2003 में गिलुंड में हुए उत्खनन में 2100 से 1700 ईसा पूर्व की मोहरों का एक भंडार प्राप्त हुआ है। पेंसिल्वेनिया म्यूजियम एवं डेक्कन कॉलेज के पुरातत्वज्ञों की टीम को यहाँ 100 से अधिक मोहरों का भंडार प्राप्त हुआ है।